नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आपको स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपके जो स्थायीकरण फॉर्म आवेदन करते समय जो भी प्रॉब्लम आपके आने वाली है, हर प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 लाइन नजर आती है। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आपने 3 लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आता है फॉर्म्स का। देखिए इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आता है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन नजर आएगी। देखिए अप्लाई फॉर एसीपी कंफर्मेशन फॉर्म, यानी कि स्थायीकरण का जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो यहाँ से करना है। तो देखिए आपको जो स्थायीकरण का फॉर्म बनना है इसके लिए आपको क्लिक हियर पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अप्लाई फॉर एसीपी, यानी कि एसीपी के लिए आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। कन्फर्मेशन फॉर्म आपको फिल करना है, यानी कि स्थायीकरण के लिए आवेदन करना है तो यहाँ से करना है, कैसे करना है पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद देखिए कंपटीशन एग्जाम एनओसी है, विदेश यात्रा एनओसी, इन सबकी वीडियो मैंने बना रखे हैं। अगर आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए आपको जो कन्फर्मेशन फॉर्म यानी कि स्थायीकरण फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रोबेशनर ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन का फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको फर्स्ट का ही ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट बार ही स्टाफ लॉगिन से अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले यहाँ पर फर्स्ट जो है अप्लाई कर रखा था तो यहाँ पर आपके सामने सेकंड का ऑप्शन भी आपको मिलता है, लेकिन आप पहली बार ही स्टाफ लॉगिन से स्थायीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ फर्स्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय ID और मूल पद और विषय आपको पहले से ही नजर आएंगे, क्योंकि स्थायीकरण जब आपका ज्वाइनिंग आपने फिल किया था तब ज्वाइनिंग में आपने डिटेल फिल की थी, उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। फोटो भी आपको प्रपत्र 10 में जो अपडेट आपने कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर स्थायीकरण हेतु मूल पद, यानी कि आपका जो मूल पद हैं ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। देखिए टीचर लेवल 1 है तो टीचर लेवल 1 आपको मिल जाएगा, लेवल 2 है तो लेवल 2 मिल जाएगा। विषय की बात करें तो लेवल 1 वालों के देखिए कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर लेवल 2 है या अन्य पद हैं तो उनके अगर विषय है तो विषय भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नियुक्ता अधिकारी का चयन करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के नियुक्ता अधिकारी मिल जाएंगे, जो आपका पद है उसके अकॉर्डिंग आपको नियुक्ता अधिकारी सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि थर्ड ग्रेड वालों की बात करें तो उनका जो नियुक्ता अधिकारी हैं वो विकास अधिकारी के ही, यानी कि पंचायत समिति से उनका आदेश निकलता है तो विकास अधिकारी थर्ड ग्रेड वाले सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार देखिए काफ़ी सारे सेकंड ग्रेड है, जैसे कि उनके तो संयुक्त निदेशक माध्यमिक हैं या व्याख्याता या प्रिंसिपल वगैरह होते हैं तो उनके निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। तो देख ले अपने जो भी पदे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। इसके बाद देखिए जिले का चयन करें, यानी कि जिस जिले में आपका चयन हुआ था वही जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे साथियों के मुझे पहले भी मैसेज मिल रहे थे कि यहाँ पर जिले का चयन कौन सा करें, क्योंकि उनका पहले दूसरे ज़िले में थे अब दूसरे ज़िले में आ चुके तो कन्फ्यूजन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वही ज़िला बनना है जिसमें आपका फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ था। देखिए यहाँ पर सभी ज़िले आपको मिल जाएंगे। देखिए सारे ज़िले आपको मिल जाते हैं, पूरे 41 ज़िलों का यहाँ पर अपडेट दिया गया है। देखिए इस प्रकार होगा, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे साथियों के पहले कमेंट आ रहे थे जैसे कि वो अजमेर करते हैं। जैसे कि देखिए मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, अजमेर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, ब्यावर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक का चयन करें तो देखिए इस प्रकार ब्यावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको ब्लॉक मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार अगर मान लीजिए वो दूसरा यहाँ पर कोई ज़िला सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर अजमेर किया है तो अजमेर के अकॉर्डिंग उनको ब्लॉक मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर अजमेर सेलेक्ट किया है तो उनको ब्यावर नहीं मिलेगा। देखिए इस प्रकार ऑप्शन आ जाएंगे। तो यानी कि जिला चेंज होने पर जो आपकी समस्या आ रही थी तो आपका जो वर्तमान जिला है उसमें ही आप फिल कर दें। तो देख ले इस प्रकार जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ब्लॉक का चयन आपको करना है।
देखिए जो ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और जो जिला आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक मिल जाएंगे। ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, मेरिट नंबर देख ले आपने जो भी प्रपत्र 10 में फिल कर रखे हैं वो मेरिट नंबर आपको मिल जाएगा, ईयर मिल जाएगा। साथियों आपको ये सारी डिटेल किस प्रकार प्रपत्र 10 में अपडेट करनी है इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। पूरी जानकारी मैंने पहले ही आपको लगातार दिए हैं कि आपको स्थायी रैंक के आवेदन करना है उससे पहले क्या क्या जानकारी अपडेट कर लेनी, किस प्रकार कर लेनी, सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो देखिए मेरिट नंबर वगैरह चेक कर ले, डेट चेक कर ले। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा परिणाम रिवाइज। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका परीक्षा परिणाम रिवाइज नहीं हुआ है तो आपको सिंपली नहीं पर टिक रहने देना है। मान लीजिए आपका यहाँ पर परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है, जैसे कि इससे के लेवल वालों के केस की बात करें तो उनके रिवाइज हुआ है तो हाँ पर टिक करेंगे, देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर देखिए मेरिट नंबर उनको फिल करने हैं। अब मान लीजिए अगर आपके मेरिट नंबर नहीं आए हैं तो आप मेरिट नंबर को यहाँ पर जो पुराने हैं वही आपको रहने दें, और मान लीजिए अगर आपके मेरिट नंबर आ चुके हैं तो नए मेरिट नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में परीक्षा परिणाम जो है रिवाइज नहीं हुआ तो मैं नहीं पर ही टिक करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर चयन वर्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर चयन वर्ग में जो आपका जिस कैटेगरी में चयन हुआ है, जो भर्ती थी जिसमें आपका चयन जिस कैटेगरी में हुआ है उसको आप सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप ओबीसी हैं या SC ST हैं या EWS हैं और आपका चयन जनरल में हुआ है तो जनरल आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये भी आपको प्रपत्र 10 में ही अपडेट करना था क्योंकि चयन वर्ग वहाँ सेलेक्ट होगा, इसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑप्शन में फिल मिलेगा। ये सेवा विवरण में जाके करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिता का नाम चेक कर ले आप अच्छे से, जन्म दिनांक चेक कर ले, मोबाइल नंबर चेक कर ले। इसके बाद देखिए वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, यानी कि आपका यहाँ पर कार्यग्रहण आपने कब किया था वो तिथि आप चेक कर ले। जैसे कि मेरे केस में 30/9/2023 में मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो देखिए 30/9/2023 बिल्कुल सही है। और समय देखें तो मध्याह्न पूर्व ही मैंने ज्वाइन किया था तो मध्याह्न पूर्व है। किसी के मान लीजिए मध्याह्न पश्चात आता है तो मध्याह्न पश्चात कर लेंगे। और देखिए साथियों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप मध्याह्न पश्चात करते हैं तो जिस तारीख को आपने ज्वाइन किया था मध्याह्न पश्चात आपने किया था तो अगले दिन आपका स्थायीकरण होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अनुरत कार्यरत है या नहीं, हाँ ना पर आपको टिक कर देना है। तो देखिए अगर मान लीजिए हाँ है तो आप ही टिक रहने देंगे। इसके बाद नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए जो नियुक्ति आदेश क्रमांक है और दिनांक है ये भी प्रपत्र 10 में ही आपको फिल करनी थी। अगर आपने वहाँ पर जो डिटेल फिल की है वही डिटेल यहाँ पर आती हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर काफ़ी सारे साथियों के मुझे लगातार कमेंट मिल रहे थे कि नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक कौन सी भरे, तो मैं बता दूं आप यहाँ पर पंचायत समिति का भी भर सकते हैं और जिला परिषद का भी भर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद देखिए पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, यानी कि आपका स्थायीकरण कब होना है। तो देखिए जो से कि मान लीजिए आपने 30/9 को ज्वाइन किया था तो 30/9/2025 को ही आपका यहाँ पर जो स्थायीकरण होगा। 30/9/2023 को ज्वाइन किया था तो उसके 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद आपका प्रोबेशन पूरा हो रहा है तो 30/9/2025 को ही होगा। ऐसे जिनका मान लीजिए किसी का 6/10/2023 है तो 6/10/2025 को उनका स्थायीकरण होगा। ऐसे आपकी डेट के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो अब 30 तारीख का ऑप्शन आपको मिल गया है। देखिए क्योंकि आज 30 तारीख है तो 30 तारीख को यानी कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उस तारीख को या उसके बाद आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब 30 तारीख आ चुकी है तो मैं 30 पर ही क्लिक कर दूंगा। तो देखिए 30/9/2025 यहाँ पर आ चुका है। देखिए इस प्रकार प्रस्तावित तिथि आप यहाँ पर सही सेलेक्ट करें। देखिए पद पर स्थायीकरण की तिथि ये एकदम सही होना चाहिए, तो देखिए इसको अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद आपको नीचे चलना है। देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, अच्छे से रीड करें। यदि कार्विंग मॉडल स्कूल का है, मान लीजिए मॉडल स्कूल में चला गया है तो आप अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं, यानी कि यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ दें। देखिए इस प्रकार NIC कोड अगर है तो वो फिल करेंगे। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, प्रोबेशनर अवधि का विवरण, यानी कि आपको यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट फिल करना है। यानी कि 2 वर्ष तक आपने जो भी बोर्ड कक्षाएँ पढ़ाई हैं उसका विवरण फिल करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि अगर 5वीं 8वीं के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि आप करते हैं तो उस कक्षा में ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इंदराज करना है। यानी कि कक्षा 5 या 8 में आपको वही बच्चे शामिल करने हैं जिनके A ग्रेड आई है, B ग्रेड आई है और C ग्रेड आई हैं। देखिए यहाँ पर सत्रवार आपको रिजल्ट फिल करना है। देखिए आपके 2 सत्र लागू होते हैं। देखिए एक तो होता है आपका 23-24, एक होता है 24-25, यानी कि आप 2 सत्रों में रहें, 23-24 में और 24-25 में। जैसे कि मान लीजिए 23-24 की बात करें तो 23-24 पे क्लिक करेंगे। कक्षा 5 का मान लीजिए आपको रिजल्ट फिल करना है तो कक्षा 5 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आप कक्षा 5 में 4 सब्जेक्ट आपने चारों ही आपने पढ़ाई, क्योंकि आप अकेले ही विद्यालय में तो चारों सब्जेक्ट की गारंटी आपके होगी क्योंकि चारों की मैपिंग भी आपकी ही थी। मान लीजिए कक्षा 5 में आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए
इस प्रकार मान लीजिए आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, मान लीजिए कि आपने इंग्लिश पढ़ाया तो इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए उस सत्र में, उस कक्षा में, यानी कि कक्षा 5 में आपके छात्र संख्या कितनी थी, वो छात्र संख्या फिल करेंगे। परीक्षा परिणाम आपको यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है। छात्र संख्या टोटल जो भी थी, जो एग्जाम में जिन्होंने भाग लिया था वो बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे और परीक्षा परिणाम प्रतिशत निकालना कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि कक्षा 5 और 8 में आपको ABC ग्रेड वाले सभी बच्चों को जोड़ना है। अब मान लीजिए सभी बच्चों के, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपके छात्र संख्या 10 थी और परीक्षा परिणाम में सभी बच्चों ने ABC ग्रेड प्राप्त किए तो 100% आपका परीक्षा परिणाम हो जाएगा। मान लीजिए 10 बच्चे थे और 9 ने ही ABC ग्रेड प्राप्त किए हैं तो 90% आपका परीक्षा परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सेव कर देना है। इसके बाद देखिए मान लीजिए आपने कक्षा 8 भी पढ़ाई है तो कक्षा 8 का परिणाम फिल कर देंगे। 10 पढ़ाई है तो 10 में अगर 10 पढ़ाई है तो आपके मैपिंग थी तो 10वीं का भी रिजल्ट आप फिल करेंगे। अगर 12वीं आपने पढ़ाई और आपके मैपिंग थी तो वो भी आपको फिल करेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम फिल करना है। ज़्यादातर यहाँ पर लेवल 1 वाले के केस में कक्षा 5 8 का ही रिजल्ट लागू होता है। ये जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है तो उनके यहाँ पर 10वीं 12वीं भी लागू होता है। तो देख लें यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम फिल करना है, वही सब्जेक्ट फिल करना है, छात्र संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है और उनका रिजल्ट प्रतिशत क्या रहा, आपका रिजल्ट प्रतिशत क्या रहा वो फिल करके आपको सेव कर देना है। मान लीजिए आपको 3-4 यहाँ पर रो बनानी है तो सेव करते जाएंगे, रो बनती जाएगी। एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट प्रतिशत भरते हैं तो यहाँ पर आपको जब 100% यानी कि परसेंटेज आप जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आप सेव करेंगे तो प्रविष्टि को सुरक्षित नहीं किया गया, यानी कि आपको जो 100 लेकर आप प्रतिशत जोड़ते हैं वो प्रतिशत आपको नहीं लगाना है। देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ से ओके करके इसको हटा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 100% यानी कि 100 के पीछे परसेंटेज का चिन्ह लगा रखा है। इस चिन्ह को मेरे को हटाना है। देखिए मैंने वो चिन्ह हटा दिया है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 100 रहने दिया है। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रविष्टि सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है, यानी कि आपकी प्रविष्टि यहाँ पर हो चुकी है। आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे केस में जितने भी रिजल्ट लागू थे 23-24 के देखिए मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे। इसी प्रकार 24-25 में भी मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे। छात्र संख्या मैंने टोटल फिल कर दी, जो परीक्षा में भाग लिया था उनका रिजल्ट फिल कर दिया है और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। मान लीजिए आपकी इनकी कुछ भी गलती होती है तो आप इनको डिलीट कर देंगे। साथियों काफ़ी सारे साथियों के ऐसे भी मैसेज थे कि हमने कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड नहीं थी हमारे उस सेशन में, यानी कि जो सत्र थे जैसे कि 23-24 है या 24-25 है या आपके 2 वर्ष जो भी थे उनमें आपके बोर्ड कक्षाएँ नहीं थी तो आपको यहाँ पर रिजल्ट खाली छोड़ देना है। अब काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे 5वीं नहीं थी तो क्या हम कक्षा 1 2 3 4 का रिजल्ट भर दें। आपको नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोर्ड रिजल्ट ही बनना है। आप बोर्ड रिजल्ट ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और बोर्ड रिजल्ट ही भर सकते हैं। तो आपको कक्षा 1 2 3 4 या 6 7 या 9 11 का रिजल्ट यहाँ पर बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बोर्ड रिजल्ट बनना है तो भर देना है, नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। अगर आप गलत भर लेते तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार रिजल्ट आपको फिल करना है। अब देखिए साथियों यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि जो रिजल्ट आपने यहाँ पर ऑनलाइन फिल किया है यही आपको ऑफलाइन भी बनाना है। ऑफलाइन प्रपत्र मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी भेज रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो आपने यहाँ पर विवरण दिया है रिजल्ट का, वही रिजल्ट आपको उस प्रपत्र में बनाना है, उसको वेरीफाई भी करवाना है। अब देखिए आपने रिजल्ट फिल कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद आप संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर चेक कर लें। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर कार्मिक का सेवा विवरण आपको नज़र आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे साथियों के यहाँ पर जो सेवा विवरण में देखिए जो टाइप ऑफ पोस्टिंग यानी कि पदस्थापन का प्रकार है वो DR जिला परिषद नौकर, डायरेक्ट RPSC है या डायरेक्ट नॉन RPSC हैं। अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने पदस्थापन का प्रकार सेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए जिनकी 3rd ग्रेड में सीधी नियुक्ति हुई है तो उनको DR जिला परिषद ही करना है, क्योंकि उनकी जिला परिषद के माध्यम से ही नियुक्ति होती है। तो पदस्थापन का प्रकार DR जिला परिषद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के पहले जो है ऑब्जेक्शन आ चुके हैं इस मामले में पदस्थापन के प्रकार के। देखिए मैं वो ऑब्जेक्शन भी आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए साथियों इस प्रकार ऑब्जेक्शन आता है अगर आप यहाँ पर नियुक्त अधिकारी का नाम देखिए विकास अधिकारी अंकित करें, यानी कि अगर नियुक्त अधिकारी आपने विकास अधिकारी अंकित नहीं किया है तो इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आ सकता है। पदस्थापन का प्रकार देखिए DR जिला परिषद अंकित करें, यानी कि अगर आपने पदस्थापन का प्रकार DR जिला परिषद नहीं कर रखा है तो भी आपके जो है ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से चेक कर लें कि आपका जो पदस्थापन का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ पोस्टिंग वो DR जिला परिषद होना चाहिए। अब ये कैसे करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ, सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है। इसी प्रकार नियुक्त अधिकारी का चयन आपको मैंने ऊपर करके ही बताया है कि किस प्रकार चयन करना है आपको।
तो इस प्रकार देख ले आप पदस्थापन का प्रकार आपका सही होना चाहिए और बाकी डिटेल आप चेक कर ले अपने विद्यालय की। यहाँ पर डिटेल हैं, पद नाम है और कार्यरत अवधि। अब देखिए काफ़ी सारे साथियों के यहाँ पर केस जो है मान लीजिए हो सकता है कि उनके पहले अलग स्कूल में थे, फिर बाद में दूसरे स्कूल में चले गए। जैसे कि महात्मा गांधी वालों के केस की मैं बात करूँ तो वो पहले उनकी मूल पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में किसी दूसरे स्कूल में थी, तो यहाँ पर पहली रो उनके इसी प्रकार की होगी कि पहली स्कूल है और दूसरी रो दूसरी स्कूल की होगी। तो पहले स्कूल में तो उनके जो पदस्थापन का प्रकार है वो डीआर जिला परिषद ही आएगा। और मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए उनकी दूसरी स्कूल हैं, दूसरी स्कूल में वो कैसे आए थे, जैसे कि मान लीजिए वो रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू से आए थे, तो पदस्थापन का प्रकार उनका रिटर्न या इंटरव्यू जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आएगा। और पहले में कब से कब तक रहे वो तारीख आ जाएगी और दूसरे में यहाँ पर जब से रहे और कंटिन्यूज यहाँ पर उनको मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो स्कूलों की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। अब जब आप सेवा विवरण में जाके भरते हैं तो आप सीधा फॉर्म भरने चले जाते हैं और आपके यहाँ पर काफ़ी सारी रो बन जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ये सारी गलतियाँ आप ना करें, आप पदस्थापन का प्रकार सही सेलेक्ट करें और किस प्रकार आपको करना है, एडिट करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दी थी। अब देखिए साथियों आपको यहाँ पर उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण फिल करना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अवकाश का विवरण। तो यहाँ पर सभी प्रकार के अवकाश आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के अवकाश है, प्रसूति अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, आकस्मिक अवकाश है, कार्यग्रहण अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, असाधारण अवकाश है, परिवर्तित अवकाश है, अवैतनिक अवकाश है, अन्य अवकाश है। यानी कि इनके अवकाशों के अलावा कोई ऐसा अवकाश आप लेते हैं तो अन्य अवकाश में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने प्रसूति अवकाश लिया है, पितृत्व अवकाश लिया है या कोई भी अवकाश आपने लिया है तो उन सबके आदेश आपको लगाने होंगे। सिर्फ यहाँ पर आकस्मिक अवकाश में ही आपको आदेश लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके आकस्मिक अवकाश आपको फिल करेंगे। तो देखिए जैसे आपने आकस्मिक अवकाश पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आपके सामने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष खुल जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ष में आपने कितने आकस्मिक अवकाश लिए थे उन सबकी एंट्री आप करेंगे। द्वितीय वर्ष में आपने कितने आकस्मिक अवकाश लिए थे उनकी एंट्री आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आकस्मिक अवकाश की एंट्री आप करने जाते हैं, प्रथम वर्ष की आप एंट्री करते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगर पहले ही आपने जो पहला अवकाश लिया वो आधे दिन का लिया है तो आपको पहले ही आधे अवकाश पर टिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए पहली ही बार आपने अवकाश लिया है और आधे दिन का ही ले लिया है तो इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आपने टिक किया तो अवकाश का दिनांकवार विवरण कब से, यानी कि आपको कब से ही डेट बननी है, कब तक की डेट यहाँ पर नहीं बननी है। जैसे आप डेट भरेंगे कुल संख्या यहाँ पर आ जाएगी। आदेश की प्रति यहाँ पर लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सेव पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं आपको वो भी बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पर आकस्मिक अवकाश जो मैंने लिया है उसकी एंट्री करके मैं बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पहला अवकाश लिया था वो लिया था। देखिए यहाँ पर डेट मैंने फिल कर दी है, कब तक लिया था। देखिए मैंने उसी दिन को एक दिन का ही लिया था तो कुल संख्या 1 आ चुकी है। आदेश की प्रति आपको यहाँ पर आकस्मिक अवकाश में लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब आपको यहाँ पर कार्य में यानी कि एक्शन में सेव पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया तो प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया। ओके पर आपको क्लिक कर। तो देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर जो पहला अवकाश है आपका वो एंटर हो चुका है। आप डेट ऊपर देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार अगर मान लीजिए आपकी गलती हो चुकी है तो आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए साथियों आपको हाफ डे बननी है। तो देखिए यहाँ पर आकस्मिक अवकाश में आप गए, कौन से ईयर में लिया, प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष पर टिक किया। हाफ डे अगर आपने लिया तो हाफ डे पर टिक किया और वो डेट आप फिल कर देंगे। देखिए कब तक लिया वो डेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और यहाँ पर देखिए आपको हाफ डे ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। तो देखिए डेट चेक करके हाफ डे चेक कर ले, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो आप हाफ डे लेते हैं वो ऑटोमेटिक देखिए आपको नीचे काउंट हो जाएगी। प्रथम वर्ष में लिए तो प्रथम वर्ष में काउंट हो जाएगी, द्वितीय वर्ष में लिए तो द्वितीय वर्ष में काउंट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप फिल करेंगे। इस प्रकार साथियों आपको पूरा विवरण यहाँ पर फिल कर लेना है जो भी अवकाश आपने लिए हैं। अब देखिए आकस्मिक अवकाश में मैंने आपको बताया कि आपको कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप अन्य अवकाश फिल करते हैं जैसे कि प्रसूति अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, तो जब आप वो अवकाश भरेंगे तो यहाँ पर डेट टू डेट भर देंगे, लेकिन यहाँ से चूज फाइल भी आपको करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर फाइल लगाना होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने प्रसूति अवकाश लिया है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो भी स्वीकृति वगैरह आपने लिए हैं, या पितृत्व अवकाश हैं तो जो भी स्वीकृति आपने लिए हैं, या WPL आपने लिए तो उसकी जो भी स्वीकृति हैं वो सारे आदेश आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। यानी कि जो अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा हैं और आपने लिए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करके यहाँ पर सेव करना होगा। तो इस प्रकार सारे अवकाश विवरण आप फिल कर देंगे, उनको अच्छे से चेक कर लेंगे, उनकी डेट वगैरह चेक कर लेंगे। प्रथम ईयर और द्वितीय ईयर्स के जितने भी आपने जो अवकाश लिए उनको चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ जो आपकी डेट है, स्थायीकरण डेट, वहाँ तक की ही अवकाश फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेट 2 में आप जाएंगे, डेट
2 तक। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मेरा केस है कि 30 सितंबर 2025 को मेरा स्थायीकरण होना है, तो 30 सितंबर 2025 तक का ही मैं अवकाश यहाँ पर विवरण दे सकता हूँ। इसके आगे जो अवकाश मैं लूँगा वो 2 वर्ष के बाद के होंगे, तो उनका विवरण मेरे को यहाँ पर नहीं देना है। तो इस प्रकार आप चेक कर लेंगे प्रथम वर्ष यानी कि आपका डेट से डेट तक, और द्वितीय वर्ष जो उसके आगे के दिन से, और आपका जब तक स्थायीकरण होना है उस डेट तक आप यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर देंगे अवकाश विवरण। और मैंने आपको बता दिया कि आकस्मिक अवकाश कैसे फिल करना है, अन्य अवकाश कैसे फिल करना है, इस प्रकार सारे अवकाश आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इस प्रकार आपको नीचे नज़र आ जाएंगे कि प्रथम वर्ष में आपने कितना अवकाश लिया है, द्वितीय वर्ष में कितने अवकाश लिया है, अन्य अवकाश आपने लिए तो वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। इस प्रकार आपका पूरा यहाँ पर आवेदन जो है वो फिल हो जाता है। जब पूरा आवेदन आप फिल कर लेते हैं तो देखिए तो यहाँ पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन नज़र आता है। सबसे पहले तो आपको सेव कर लेना है। तो देखिए जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आप एक बार और फिर चेक कर लें, इसके बाद आपको लग जाए कि बिल्कुल सही है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इसी फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहते हैं। आप अग्रेषित करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार डिटेल आपको बताएगी कि यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। OTP को सेंड कर दिया गया। आप OTP की प्रविष्टि सेव करना चाहते हैं तो संतुष्ट होने की स्थिति में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर OTP आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको OTP फिल करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दी। अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया तो यूर डाटा इज सेव्ड, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने जो फॉर्म फिल किया है, देखिए यहाँ पर पहले सेव और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, अब वो ऑप्शन हट चुका है। आपने यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट कर दिया है, यानी कि ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब देखिए साथियों जो आपने फॉर्म फिल किया है इसको आपको व्यू करना है या इसकी जो PDF आपको लेनी है, तो देखिए आपको इसको रिफ्रेश करना है और आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इसी व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो व्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए प्रोबेशन ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन जो आपने किया है इसकी प्रिंट अगर आपको लेना है तो देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आवेदन क्रमांक आ जाएगा और कंफर्मेशन एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण जो कि आप फर्स्ट ही हैं तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपने जो भी फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। देखिए आपने जो भी परीक्षा परिणाम फिल किया है, आपने जो भी सेवा विवरण आपका भरा हुआ है, आपने जो भी अवकाश लिए थे सारे अवकाशों का विवरण, डेट वार हाफ डे जो भी आपने लिया है या प्रस्तुति अवकाश जो भी लिया है, टोटल कितनी लीव आपने लिए, सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कार्मिक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार ये सारी यहाँ पर डिटेल्स से एप्लीकेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ट्रैक आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। देखिए आपने इसको आवेदन कर दिया है, अब ये कहाँ पर पेंडिंग है। देखिए आपकी ये DDO के पास चली गई है, यानी कि आपका जो भी PO है UCO है, आपका जो भी DDO है जहाँ से इसको आपको आगे सबमिट करना है उसके पास चली गई है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी प्रिंट आपको ले लेनी है और ये प्रिंट जब आप DDO से अप्लाई करेंगे यानी कि DDO इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो पूरा यहाँ पर फॉर्म है ये भी लगेगा। इसके साथ सेवा संतुष्टि है, कार्यालय अध्यक्ष का आदेश है, आपके नियुक्ति आदेश है। नियुक्ति आदेश में बात करें तो आपका जिला परिषद का है, जो पंचायत समिति का आदेश है, विद्यालय में कार्यकरण और जो PO में ऑनलाइन आपने कार्यकरण किए हैं वो नियुक्ति आदेश में आपके लग जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी रिजल्ट यहाँ पर फिल किया है रिजल्ट का लगेगा। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी अवकाश लिए हैं अवकाश के विवरण भी यहाँ पर आपका जो है लगेगा। इसके बाद जो जैसे कि सेवा संतुष्टि है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर PO से लगेंगे और PO से इसको DO को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद आपका स्थायीकरण का आदेश जारी होगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। हो सकता है साथियों PO से आपको कैसे जो है फॉरवर्ड करना है, PO से आपको किस प्रकार इसको आगे भेजना है उसकी भी प्रोसेस मैं आपको देने का प्रयास करूँगा अगर ऐसी। तो ये थी साथियों जो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करना है पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।